सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी कविता के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये। बच्चों, ये जो शीर्षक है भगवान के डाकिये, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। दिनकर के बारे में ये जानना जरूरी है कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। दिनकर की रचनाएं देश और समाज को उद्वेलित करती हैं। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने जनमानस को संदेश देना चाहा है कि विश्व में विश्व बंधुत्व का भाव समय की मांग है। यहाँ शीर्षक बड़ा ही दिलचस्प है। सामान्य तौर पर आपने अपने पास पड़ोस में डाकिये को आते जाते देखा होगा। बच्चों, ये जानना जरूरी है कि डाकिया कौन है, उसका काम क्या है। बखूबी आप भी जानते हैं। यहाँ चूंकि कविता की चर्चा का विषय है, इसलिए इस संदर्भ में दो शब्द कहना वाकई उचित है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चों, डाकिया पोस्ट ऑफिस से संबंध रखता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा लाई चिट्ठियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है, जिसे अंग्रेजी में पोस्टमैन भी लोग कहते हैं। वाकई डाकिये का जो काम है बड़ा ही सरल है, सहज है और लोगों से जुड़ाव का कार्य है। यानी कहीं न कहीं डाकिया के प्रति समाज के लोगों के हृदय में सहृदयता का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए कुछ सुखद संदेश लाता है, हमारी चिट्ठियां लाता है, हमारा पत्र लाता है, और जो हमारे काम की चीज होती है। वाकई उन चिट्ठियों को पाकर, उन पत्रों को पढ़कर हम उसे आशीष देते हैं कि वाकई यदि डाकिया न होता तो काश ये काम मेरा पूरा न होता। यहाँ इस कविता की पृष्ठभूमि में दिनकर जी ने ऐसा प्रसंग उठाया है, ऐसे बिंदु को चुना है जहां इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिये। यानी आपने सामाजिक पृष्ठभूमि में इंसान के डाकिये को तो देखा है। यहाँ सामान्य तौर पर जिस डाकिये की बात होती है वह इंसान हुआ करता है और इंसानों के बीच चिट्ठियों का वितरण करता है, पत्रों का वितरण करता है, मनी ऑर्डर का वितरण करता है और उसके प्रति हमारी सहृदयता बनी रहती है। लेकिन ठीक इसी के समानांतर कवि ने यहाँ समाज से अलग इस प्राकृतिक परिदृश्य में, इस प्रकृति के बीच ये बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकृति के बीच भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो डाकिये का काम करते हैं। यानी वे भी कुछ न कुछ संदेश भेजते हैं, संदेश लाते हैं, संदेश ले जाते हैं। और इस कड़ी में कवि ने पक्षी और बादल का उदाहरण दिया है। वाकई पक्षी सजीव हैं और इस प्रकृति के अंग हैं, इस प्रकृति के बीच हैं, उनकी अपनी अहमियत है। कहीं न कहीं कवि के हृदय में विश्व बंधुत्व का भाव है, समस्त सृष्टि के प्रति अपनत्व का भाव है और इसी अपनत्व की आधारशिला के ऊपर कवि के हृदय में जो भावना प्रस्फुटित हुई है उससे दृष्टिगोचर होता है कि निश्चित रूप से कवि देश और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आशान्वित है। वो चाहता है कि जिस प्रकार प्रकृति के बीच जाति, धर्म, प्रांत, देश, समाज, बोली, भाषा, तमाम इन चीजों का फर्क नहीं है, फिर एक आम इंसान ऐसी संकीर्ण भावनाओं से, ऐसी संकीर्ण मानसिकताओं से क्यों घिरा हुआ है। बच्चों, बखूबी यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि कवि अपने इस व्यापक उद्देश्य के माध्यम से
युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता का भाव भरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ शीर्षक भगवान के डाकिए, बखूबी हमने डाकिए का अर्थ जाना, और यहाँ पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आपके मस्तिष्क में ऐसी बात उठती होगी कि आखिर पक्षी क्या करते हैं, नहीं, बादल क्या करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं जिससे हम समझ नहीं पाते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। बात पक्षियों की जाए, ये पक्षी सीमाहीन गगन में एक देश से दूसरे देश से विचरण करते हैं और उनके प्रति कहीं न कहीं देशवासियों के हृदय में अपनत्व का भाव रहता है। उन पक्षियों को बड़े प्यार से हम देखते हैं, उनकी काल्पनिक स्थितियों का भी आकलन करते हैं, उनके वास्तविक रंगों का चित्रण करते हैं, उनके गुण अवगुणों की चर्चा करते हैं। और यहाँ कवि का ये कहना कि ये पक्षी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वे प्रेम और बंधुत्व का भाव लेकर जाते हैं, अपनत्व का भाव लेकर जाते हैं, सहृदयता का भाव लेकर जाते हैं। दरअसल इनका विचरण प्रेम का संदेश देता है, और बच्चों, प्रेम की भावना से ही यह समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ सात्विक प्रेम की बात की जा रही है। प्रेम में आकर्षण है जो व्यक्ति व्यक्ति को बांध के रखता है। प्रेम वो शक्ति है जो मनुष्य में मनुष्यता का भाव पैदा करता है, इंसान में इंसानियत का भाव पैदा करता है, और इसी इंसानियत को आधार बनाकर, इसी मनुष्यता को आधार बनाकर व्यक्ति आगे बढ़ने की बात सोचता है। यहाँ दिनकर का उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट है। कवि ने इस कविता के माध्यम से, इस शीर्षक के माध्यम से हमें इस तरह का संदेश देना चाहा है कि ये पक्षी और बादल किसी देश की सीमा में नहीं बंधे हुए हैं। इन्हें जब जहां मन करता है चले जाते हैं। बादल भी हवा के झोंकों के साथ अपनी दिशा बदल लिया करते हैं, उनका रूप भी बदलता रहता है। वे किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, किसी जाति से नहीं बंधे हुए हैं, किसी धर्म से नहीं बंधे हुए हैं, किसी संप्रदाय से नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन समाज में रहता हुआ इंसान तमाम इन छोटी और संकीर्ण मानसिकताओं से घिरा रहता है। पक्षी और बादल का उदाहरण देकर कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हमें हीनता से ऊपर उठने की आवश्यकता है, तभी समाज का कायाकल्प होगा, तभी समाज का विकास होगा। समाज के विकास के लिए खुले दिल से पहल की आवश्यकता की जानी चाहिए। और ये कविता वाकई हमें राष्ट्रीयता का संदेश देती है। कविता की जो पंक्ति है उससे साफ है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बिल्कुल, इन पक्षियों का, इन बादलों का कोई सीमित समय नहीं है, कोई निश्चित दूरी नहीं है, बल्कि ये असीम गगन में विचरण करते रहते हैं और प्रेम और सहिष्णुता का, भाईचारे का, करुणा का संदेश देते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पहाड़, पौधे, पानी बांचते हैं। यानी कवि बताना चाहता है कि इन पेड़ों के माध्यम से, इन पक्षियों के माध्यम से, इन बादलों के माध्यम से दरअसल पक्षी विचरण करते हुए जहां उन्हें थकान महसूस हुआ किसी पेड़ पर बैठे नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि एक देश से उड़े और दूसरे देश में जाकर बैठे, तो इस तरह अलग अलग पेड़ों पर बैठना ये एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जोड़ने का नजरिया है। यानी इस कविता से हमें सीख जरूर मिलती है, एक कविता हमें संदेश जरूर देती है कि हमें भी मानव मात्र को जोड़ने का काम करना चाहिए, जिस तरह ये पक्षी और बादल विचरण करके उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है इनका संपर्क, इनका स्पर्श पेड़ों से होता है, बादलों का स्पर्श पहाड़ों से होता है, पर्वतों से होता है। क्योंकि इनका स्पर्श प्रकृति के बीच होता है, ठीक उसी तरह मानव का संबंध भी, मानव का संपर्क भी मानव से है। तो क्यों ना उस संबंध में, उस संपर्क में
ऐसी सरसता हो, ऐसा मिठास हो, ऐसा अपनत्व हो जो एक दूसरे के संबंधों को और मजबूत बनाए, संबंधों को और प्रगाढ़ बनाए। समाज में जीवन यापन करते हुए यूं तो औपचारिकतावश हम समाज में रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनत्व का भाव कम होता हुआ दिखता है। वास्तविकताओं की अपेक्षाएं हम औपचारिकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों, औपचारिकताओं से हमें बचने की आवश्यकता है, हमें खुले दिल के साथ जीने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जैसे ये कि पक्षी और बादल खुले दिल से विचरण करते हैं और इनके लिए न अपना है न कोई पराया है। इंसान तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वो अपने और परायेपन के भाव से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बच्चों, बहुत जरूरी है जीवन में कि हम ऐसी संकीर्ण मानसिकता का परित्याग करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। कविता की अगली पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जाहिर सी बात है कि पेड़ों पर जो फूल खिलते हैं और उनकी सुगंधी हवा के झोंकों से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। कैसी रमणीयता है, किस तरह का भाव है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम फूलों की सुरभि और सुगंधी के बीच जाते हैं, क्षण भर के लिए खो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। वाकई समाज में जीवन यापन करते हुए व्यक्ति व्यक्ति के बीच का जो संबंध होना चाहिए, उसमें भी ऐसी ही मिठास होनी चाहिए, उसमें भी ऐसा ही माधुरी होना चाहिए, वैसी ही सरसता होनी चाहिए, वैसा ही अपनत्व होना चाहिए। यदि ऐसी ही भावना हर एक व्यक्ति के साथ हो तो विश्व बंधुत्व की भावना को, उसके स्वप्न को साकार किया जा सकता है। हम तो केवल ये आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये बादल एक जगह से उठे और दूसरी जगह बूंद बन के गिर जाते हैं। ऐसा होता है कि लोग कहीं इन बादलों का इंतजार कर रहे हों और पानी किसी और को मिला। ये तो वक्त की बात है, वक्त का तकाजा है कि लाभ इस प्रकृति का किसे कब मिले किसे न मिले। इसके लिए मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास रहना चाहिए। समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये नदियां, ये पेड़ पौधे, वायु, धरती तमाम अपने लिए अपनी संपत्ति का अर्जन नहीं करते। जैसे हम नदियों की बात करें, नदियों का जल एक जगह से निकलता है और पता नहीं कितनी अपनी सीमाओं को लांघता हुआ आगे निकल जाता है, एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाता है। इसका लाभ सबको मिलता है। ठीक उसी तरह ये हवा सीमा में नहीं बंधी है, ये बादल सीमा में नहीं बंधे हुए हैं। यानी कभी मूल रूप से हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भी जिस सीमा के अंदर, जिस चारदीवारी के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, उसे तोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि उसे तोड़ने के बाद ही विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार होगा। क्योंकि यह जो चारदीवारी है, यह जो बंधन है, यह संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। संकीर्णता का त्याग करना होगा, तभी हम खुले दिल से पूरे विश्व को अपना समझेंगे। वैसे ही हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो सभ्यता रही है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और यह भाव पूरे विश्व के लिए हो। वाकई दिनकर ने इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है, सक्रिय सदस्य है, सक्रिय अंग है और उसका यह दायित्व है कि खुले मन से देश और समाज की सेवा में हाथ बटाए। उसे यह महसूस करना होगा कि जिस तरह ये बादल, जिस तरह ये पक्षी, जिस तरह ये नदियां, जिस तरह ये पर्वत खुले दिल से अपना सर्वस्व
सबके लिए अर्पित कर देते हैं, लुटा देते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपना हृदय समाज के अन्य लोगों के प्रति खुला रखना चाहिए, खुलेपन से उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी समस्याओं से रूबरू होने की आवश्यकता है, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। प्रेम और भाईचारे की भावनाओं से उन्हें सींचने की आवश्यकता है, तभी व्यक्ति के बीच का जो रिश्ता है प्रगाढ़ होगा, संबंध मजबूत होंगे, समाज में शांति की स्थापना होगी, और जैसे ही समाज में शांति की स्थापना होगी, समाज और देश की प्रगति होगी, मानवता का विकास होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये कविता भगवान के डाकिए दिनकर द्वारा रचित है, ये आपको समझ में आई होगी। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद बच्चों।